नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे। और इसमें कुछ शब्द चिन्ह भी दिए गए हैं जो कि आपका आनंद, मानक, पिटमैन, ऋषि में है। तो अगर आउटलाइन आपको अच्छी लगे तो अपने डिक्टेशन में प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज आउटलाइन या शब्द चिन्ह आप वही बनाइएगा जो आप आसानी से लिख सकें और पढ़ सकें। डिक्टेशन को लिखना है, उसको रीडिंग करना है, उसके बाद ट्रांसक्राइब करना है। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम में जाकर स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा अगर आपको डेली डिक्टेशन चाहिए तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। भाइयों और बहनों, भारत के 52वें स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं जिसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। लोकतंत्र की महिमा है, आपका आशीर्वाद है और मेरा अहोभाग्य कि मैं आज इस ऐतिहासिक लाल किले से आपको संबोधित कर रहा हूं। इस स्वतंत्रता के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी, उसे अपने खून से सींचा, यह आप लोग जानते हैं। लोकतंत्र का यह महारथ अबाध रूप से चलता आया है और चलता रहेगा। इन 52 वर्षों के संघर्ष में इस बार लोकसभा के चुनाव हुए। आखिरी 10वां चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुआ। इन चुनावों में हमने आपकी प्रसन्नता देखी, आपकी नाराजगी देखी। समय समय पर जो भी आपने हमें प्रदान किया उसे हमने सिर आंखों पर लगाया और आप ही के आदेश पर हम चलते रहे। हम आपके हैं, आप में से आते हैं, आपके रहेंगे। यही हमारा पता है, यही हमारी पहचान है। इसके अलावा हमें किसी पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है। 10वीं लोकसभा का चुनाव एक बड़ी दुखद घटना की छाया में हुआ। राजीव गांधी की निर्मम हत्या ने देश को जैसे निश्चेष्ट बना दिया। जिस नौजवान के बारे में सोचा जाता था कि इसने देश के नेतृत्व की समस्या को अगले 25 वर्षों तक पक्का कर दिया है, उसके ओझल होते ही जैसे हमारी आंखों के सामने अंधकार छा गया। लेकिन किया क्या जाए, हम जानते हैं कि जो आता है उसे जाना है। समय पर जाता है तो परेशानी नहीं होती, असमय जाता है तो सबको परेशानी होती है। आज तो हम इतना ही कह सकते हैं कि राजीव जी ने इस देश के लिए भविष्य का जो कार्यक्रम बनाया था, जो रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पर हम चलेंगे। और यही संकल्प लेकर मैं आपके सामने यह प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। जनता ने हमें जनादेश तो दिया था सरकार बनाने का, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक बहुमत की आवश्यकता थी उसमें थोड़ी सी कसर उठा रखी थी। फिर भी हमने यही समझा कि जनता का आदेश है, हमें सरकार बनानी है, चलानी है और देश की भलाई के लिए जितना हमसे हो सकता है उसमें कोई कसर उठा नहीं रखनी है।
महोदय, इसी आदेश को लेकर हम आगे बढ़े हैं। अन्य राजनीतिक दल हमें सहयोग दे रहे हैं और स्थिति आशाजनक है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सरकार की स्थिति में किसी प्रकार की शंका कुशंका के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस सरकार को विरासत में क्या मिला था। विरासत में हमें मिली धर्मांधता और जाति द्वेष का एक दूषित वातावरण। आर्थिक व्यवस्था ऐसे संकट में पहुंची थी जैसा संकट स्वतंत्र भारत के समूचे इतिहास में देखने को नहीं मिलता। हमारी आर्थिक साख एकदम लुप्त सी हो गई थी। 1-2 सप्ताहों में हम अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ से होने वाले थे। ऐसी दशा में मैंने शासन की बागडोर संभाली। कई ऐसी समस्याएं थी जो पहले से चली आ रही थीं, लेकिन पिछले 2 वर्षों में बहुत जटिल हो गई थीं। वे भी हमें विरासत में मिली। ऐसा लगता था कि पानी सिर से ऊंचा उठ रहा है। देर के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और देरी करना तो आत्महत्या सदृश होगा। इसलिए हमें बड़ी तेजी से कुछ कदम उठाने पड़े। साहसपूर्ण निर्णय हमने लिए और उन निर्णयों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो स्थिति और बिगड़ने वाली थी उसको हमने रोक लिया। अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन इतना अवश्य हुआ है कि जो और हमारी दुर्दशा हो सकती थी वह रुक गई है। आप जानते हैं हम देश में कई चीजें बनाते हैं, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम आयात भी करते हैं। कुछ चीजें हैं जिनको बनाते तो हैं, लेकिन हमारी आवश्यकता के लिए वह काफी नहीं होती है, इसलिए बाहर से मंगाना पड़ता है, जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, खाद्य तेल, खाद, रासायनिक खाद आदि। हमारा रुपया बाहर नहीं चलता, इसलिए हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार एकदम समाप्त हो चुका था। आज भी हमारी हालत अच्छी नहीं है, इसलिए हमें अपने निर्यात बढ़ाने होंगे। हम अपने देश में बनने वाली चीजों को बाहर भेजेंगे, उनको बेचेंगे, तब हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी। इसलिए हमने सबसे पहले लाइसेंस, परमिट वगैरह का चक्कर, जिसके चलते लोगों को परेशानी होती थी, कोई काम आगे नहीं बढ़ता था, उसे समाप्त कर उन लोगों की मुक्ति कर दी है जो इस चक्कर में फंसे हुए थे। महोदय, मंत्रियों के इस सम्मेलन में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यह सम्मेलन आज ठीक 2 वर्ष बाद हो रहा है। तब से वानिकी के क्षेत्र में अनेक विकास हुए हैं और यदि हमें नई चुनौतियों और अतिरिक्त जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक सामना करना है तो इस पर विस्तृत चर्चा और पूर्ण सर्वसम्मति होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि अगले 2 दिनों में होने वाले विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप हम विषयों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और
अनुभवों के आदान प्रदान से समस्याओं का हर संभव समाधान खोज पाएंगे। जहां तक वानिकी का संबंध है, पिछले 2 वर्षों में इस क्षेत्र में कई कार्य हुए हैं। वनों के विकास और संरक्षण की ओर समूचे विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। यह पर्यावरणीय विषयों को अधिक महत्व देने और हमारे ग्रह के पर्यावरण की स्वस्थ स्थिति एवं स्थिरता के अनुरक्षण में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता के कारण हुआ है। यह बात उस समय एकदम स्पष्ट हो गई जब रियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में वानिकी सिद्धांतों या उसे पूरा नाम दें तो सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास पर विश्व स्तर पर सर्वसम्मति के लिए विधिक रूप से बाध्यकर आधिकारिक सिद्धांत विवरण को अपनाया गया। स्टॉप। धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस है, सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे।